तो आप याद रखिएगा यस्टरडे चेंज होता है किसमें, द प्रीवियस, और टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और टुडे दैट डे में, टुडे किस में चेंज होगा, और दिस चेंज होगा दैट में, दिस चेंज होगा दोज में, नाउ चेंज होगा देन में, दस चेंज होगा सो में, हेंस चेंज होगा देंस में। ये सब याद रखना पड़ता है। सुनो बाबू, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देखेंगे। सुनो बाबू, आप यहां पे देखिए कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमको बताना है, ठीक है। अब इसमें नियम क्या होता है, सुनो बाबू, नियम क्या होता है कि इन्वर्टेड कमा के अंदर, हल्ला नहीं, इन्वर्टेड कमा के अंदर सेंटेंस पहले शुरू हो चाहे बाद में शुरू हो, उससे मतलब नहीं है। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच लिखते हैं। क्या हम बोले, रिपोर्टिंग स्पीच। अब दो चीज आपको याद रखना है, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच अंदर होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच बाहर होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच इसमें हो जाएगा क्या, सी आस्क्ड मी। तो सबसे पहले सी आस्क्ड मी देखिए दो में दिया हुआ है, तो ये दो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। आप एलिमिनेट करते चलेंगे तो कम टाइम लगेगा आपको, यानी तो सब में दिमाग लगाते चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब एक बात समझिएगा बाबू, यहाँ पे देखो डीड दिया है ना, तो डीड का मतलब हो गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है बाबू, अच्छा ये बताइए कि जब ये इन्वर्टेड कमा के अंदर है तो इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, टेंस चेंज होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड प्लस V3। ऑप्शन देख लीजिए किसमें हैड प्लस V3 दिया हुआ है, क्या इसमें हैड प्लस V3 है, तो यही हो जाएगा आपका। देखो अब कैसे चेंज हुआ, देखिए कमा इन्वर्टेड कमा के लिए इसमें क्या लग गया है बाबू, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए व्हेन, व्हेन लग गया है ना, व्हेन लग गया। अब सुनो यहाँ पे बताओ यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो मी है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आप पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, हैड प्लस V3। आप याद रखिएगा जैसे मीट देता है, तो मीट माने मिलना, MEAT मीट माने मांस, ये नाउन है मांस, और ये वर्ब है, इसका V2 मीट होता है, इसका अर्थ मिलना होता है। याद रहेगा। सुनो, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हेन आई हैड मेट हर ब्रदर। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, 72 72 को देखेंगे, हल्ला नहीं करना है जी। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, क्या बताना है, यानी ये सेंटेंस हमको दिया है किस स्पीच में। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा बाबू, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है जी, कैसे पहचानेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो इसमें याद रखिएगा जब हाउ लवली दिया हो या व्हाट ए ब्यूटीफुल दिया हो, समझ रहे हैं ना, माने इसके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो। हालांकि ये सेंटेंस आपका गलत दिया है, गलत इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए एक्सक्लामेशन मार्क। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, असर्टिव, इंपरेटिव, एम्फैटिक, ये तीन सेंटेंस होता है जिसमें फुल स्टॉप लगता है। सुनो बाबू, अब इसमें एक चीज याद रखना है कि यह सेंटेंस में यहाँ ईज दिया हुआ है, तो ईज के जगह पे आपको यहाँ पे क्या ढूंढना होगा, वाज ढूंढना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए इसमें भी ईज लगा है बाबू, और इसमें भी ईज लगा है, तो ये दोनों ऐसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि आपको बताए थे कि जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा ना, तो हाउ और व्हाट, क्या क्या, हाउ और व्हाट बताए थे किसमें चेंज किया जाता है, वेरी में। तो जिसमें वेरी लगा रहेगा वही आपका सही होगा। तो वेरी किसमें लगा हुआ है, सी में, तो सी ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी तीन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये आपका टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन दिया है बाबू, है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस तो आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप याद रखिएगा जब पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होगा दूसरा प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट और पास्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, किसका किसका, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन
प्रेजेंट और पास्ट का कभी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो आप बताइए बाबू, सी का प्रयोग V1 के सेंस में करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपेंड दिया है। ओपेंड वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म है ना। तो आप याद रखिएगा कि सेकेंड फॉर्म का मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस का जब भी रिलेशन होगा तो पास्ट टेंस के साथ होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ नहीं होगा। आप याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है तो जब भी उसके साथ वर्ब यूज करेंगे तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ना तो प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और ना ही फ्यूचर टेंस का। लेकिन प्रेजेंट में टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो उसका रिलेशन कभी पास्ट से नहीं होगा, या तो प्रेजेंट का फ्यूचर से रिलेशन होगा या तो प्रेजेंट का प्रेजेंट से ही रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि आप समझिएगा कि अगर पहले से कोई टेंस पास्ट टेंस में है तो बाद वाला सेंटेंस भी किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। यही स्ट्रक्चर होता है। तो क्या बताइए, डायरेक्ट सीन, डायरेक्ट V3 का कोई टेंस होता है? आप बताइए, डायरेक्ट V3 का कोई टेंस नहीं होता है जब तक इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर V3 डायरेक्ट यूज कीजिएगा तो कोई टेंस नहीं होगा। V3 तभी टेंस होता है जब उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे हैज है प्लस V3 आपका क्या होगा? कौन सा टेंस होगा बताइए? हैज है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, शैल हैव और विल हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो आप याद रखिएगा ये भी आपका क्या है? गलत है। आप बताइए हैज हैव का प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। क्या पास्ट का रिलेशन कभी प्रेजेंट से हो सकता है? नहीं। आंसर क्या होगा बताइए? ए। तो अब एक बात बताइए कि आप जानते हैं कि सी मीन्स देखना होता है, और सी का V2 क्या होता है? सा। और V3 क्या होता है? सीन। V2 का प्रयोग किस टेंस में होता है जी? सिंपल पास्ट टेंस में। तो पास्ट का रिलेशन पास्ट से हो सकता है, लेकिन पास्ट का रिलेशन कभी प्रेजेंट से नहीं हो। ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पास्ट का रिलेशन पास्ट से होगा, प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से भी हो सकता है, प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से भी हो सकता है, लेकिन पास्ट का रिलेशन न तो प्रेजेंट से होता है और न ही फ्यूचर से होता है। ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर बताओ क्या होगा इसमें? ए हो जाएगा, सा हो जाएगा। कह रहा है कि व्हेन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, ठीक है, आई सा ए स्ट्रेंज साइट, मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा या दृश्य देखा। साइट को ही सीन कहा जाता है। सीन और साइट दोनों का अर्थ होता है नज़ारा या दृश्य। क्या होता है? नज़ारा या दृश्य। साइट और सीनरी का नाम सुने आप लोग? सीनरी, सीनरी होता है ना, दृश्य वगैरह होता है। नेक्स्ट देखो बाबू क्या कह रहे हैं। आप याद रखिएगा कि डायरेक्ट V4 कोई टेंस नहीं होता है। डायरेक्ट V4 कोई टेंस नहीं हो। अगर डायरेक्ट V4 लगा दिया इसका मतलब ये कोई टेंस नहीं है। टेंस होने के लिए V4 के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत है। दूसरा, हेड मास्टर, यहाँ पे कितने व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग? एक। अगर एस लगा देंगे तो प्लूरल होगा, एस लगा देंगे तो क्या होगा? प्लूरल। क्या बताइए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या इसके साथ V1 कभी लग सकता है? नहीं लग सकता है, नहीं लगेगा। क्या बताइए, द हेड मास्टर के साथ कभी हैव लगेगा? एक है तो एक के साथ हैव लगता है जी? हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो ये भी आपका क्या है? गलत। आंसर क्या हो जाएगा? वांट्स। अच्छा, वांट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है ना। वांट का V5 क्या होता है? वांट्स। तो बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है ना, तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V5। तो वांट का V5 क्या होगा? वांट। इसका अर्थ हो जाएगा द हेड मास्टर वांट्स टू टॉक टू यू, यानी प्रधानाध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं। प्रधानाध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसका आंसर वांट्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? बोलो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राधा है, राधा कितना नाम है? एक। बताइए एक नाम के साथ डायरेक्ट V4 का कोई टेंस होगा? राधा हैज लिविंग कभी नहीं होता है। हैज के साथ कभी भी V3 लगता है, V4 नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पे राधा हैज लिव्ड विद हर, क्या रहेगा? विद हर इन लॉज। ये भी आपका सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? लिव्स होगा। राधा लिव्स मतलब रहती है, रह चुकी है नहीं, रहती है। परमानेंट एक्शन को दर्शाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कह रहा है ना कि राधा लिव्स विद हर इन लॉ, ठीक है। हर इन लॉ का मतलब कि जैसे घर छोड़ करके अपना माने मायके वगैरह कोई व्यक्ति रहता है तो उसको हम लोग हर इन लॉ बोलते हैं। मायके मन ससुराल, मम्मी जी के घर, मम्मी जी के घर तो ससुराल होता है। सुनिए, मम्मी जी का घर ससुराल होता है। मम्मी का कोई भी मैक्सिमम कोई भी लड़का लड़की अपने मम्मी को मम्मी जी तो नहीं कहता है, 90% मम्मी कहता है। लेकिन उल्टा हो जाता है ससुराल में, 90% मम्मी जी कहेगा, 10% मम्मी कहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बाबू बताओ ये क्या दिया हुआ है? बताओ क्या दिया है? नेक्स्ट मंथ का अर्थ बताओ। अगले माह।
अगर कोई काम अगले माह होगा तो वह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा ना जी। अगले माह कोई काम होगा तो कौन सा टेंस होगा? तब फ्यूचर टेंस में कभी V1 लगता है, V2 लगता है, फ्यूचर टेंस में वाज वेयर लगता है, लेकिन बताओ फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है शैल। तो शैल प्लस V1 लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? विजिट V1 है, शैल प्लस V1 हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वी शैल विजिट अमेरिका द नेक्स्ट मंथ। हम लोग अगले माह अमेरिका घूमने जाएंगे। हम लोग अगले माह अमेरिका घूमने जाएंगे। विजिट मीन्स क्या होता है? घूमना। विजिटर्स मीन्स होता है यात्री। यात्री। विजिट से विजिटर बना है। अरे बाबू, विजिट से क्या बना है? यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विजिटर, यात्री कहते हैं। कह रहा है बताओ, ये भी कोई सेंटेंस है? अब किसी को आई के साथ नहीं पता हो क्या लगेगा? मैं कहाँ से हूँ? कनाडा से हूँ, तो आई एम फ्रॉम कनाडा। क्या आई आर होगा? इज होगा? वाज होगा? अच्छा, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि बिहार से है तो आई वाज फ्रॉम बिहार थोड़ी कहेगा, मैं बिहार से था नहीं। जो रेजिडेंस होता है वो तो परमानेंट को दर्शाता है ना। तो परमानेंट को चीजों को दर्शाने के लिए वाज वेयर नहीं लगता है। परमानेंट कोई चीज है तो उसमें इज एम आर लगता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर क्या होगा? ये सब नाम आप लोग सुने हैं? नाम सुने हैं? लीजा एंड जेन, ब्लैक। सुनिए, आप याद रखिएगा। है बाबू, बताओ नाउ का अर्थ क्या होता है जी? अब या अब या अगर कोई काम अभी हो रहा है, अगर कोई सुनो, अगर कोई काम अभी हो रहा है तो बताओ वह कौन सा टेंस होगा? तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वाज वेयर लगेगा? दो नाम के साथ एम लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? आर होगा ना। जैसे राम एंड श्याम के साथ आप किसका प्रयोग करिए? आर। जैसे मोहन एंड सोहन के साथ, सीता एंड गीता के साथ। जब दो नाउन एंड से जुड़ा होता है तो प्लूरल होता है, लेकिन दो नंबर आ जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। अगर आपको 2 and 2 दे देगा, 2 and 2, तब क्या होगा? इज 4 होगा, न कि आर 4 होगा। 5 and 5 इज 10 होगा, न कि आर 10 होगा। अब बताओ 2 नाम है कि नंबर है? तो जब दो नंबर एंड से जुड़ता है तब प्लूरल सिंगुलर हो जाता है। और जो दो नाम एंड से जुड़ेगा तो, दो प्रोनाउन भी एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे आई एंड यू, तब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देखो, सिंसियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बताओ है बाबू, स्टूडेंट्स सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब एक बात बताइए, ऑलवेज का प्रयोग परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है, और परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या इज एम आर लगता है? बताओ, V3 डायरेक्ट कोई टेंस होता है? नहीं। स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल के साथ V1 की V5, तो गेट क्या है? V1। अच्छा बताइए, कह रहा है कि सिंसियर स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट हाई मार्क्स, यानी कि जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, सिंसियर का मतलब जो अपने काम के प्रति क्या हो? एक्टिव हो, सिंसियर हो। सिंसियर का मतलब क्या? जैसे आप बोल सकते हैं कि जिम्मेवार, बात समझ रहे हैं? कार्य के प्रति क्या हो? जिम्मेदार हो। तो वह व्यक्ति हाई मार्क्स को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा? गेट लगेगा। विल गेट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब ये नहीं होगा। अच्छा, क्या ये सेंटेंस सही लगेगा आपको? सिंसियर स्टूडेंट्स ऑलवेज विल गेट हाई मार्क्स। प्राप्त करेंगे नहीं होता है, प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जिम्मेवार क्या होते हैं? जो विद्यार्थी होते हैं वो अच्छे अंक को हमेशा प्राप्त करते हैं। जो अपने कार्य के प्रति क्या हो? ईमानदार हो, वफादार हो। बात समझ रहे हैं ना? वफादार हो, वो हमेशा अच्छा अंक प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स के साथ गेट होगा कि गेट्स होगा जी? गेट होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हल्ला। अब ये आप याद रखिए, किसी को आप सफलता पर क्या देते हैं? बधाई। सफलता पर बधाई देते हैं। तो सफलता पर के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। क्या पर के लिए अबाउट लगता है? किसी के सफलता पर आप किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं आई कंग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी उसके किस पर? सफलता पर। तो सफलता पर के लिए क्या अबाउट लगता है? फॉर लगता है।
एट भी नहीं लगेगा, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसके सफलता पर उसे बधाई दी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इट इज आवर ड्यूटी टू गेट सुनिए, सत्य में इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट ट्रूथ। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है ना, ट्रूथ के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट लगेगा, बाकी ये सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो बाबू, नेक्स्ट कह रहा है कुंदन डिड नॉट अप्रूव, कह रहा है अपने पिता के प्लान को अप्रूव नहीं किया। तो पिता के प्लान को, तो का के की के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो का के की के लिए आप ऑफ लगाते हैं ना जी, ऑफ लग जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑफ। आपको ये कई बार ये चीज हम आपको बताए हैं कि जब बाहर से कोई अंदर वस्तु प्रवेश करता है जिसमें गति का सेंस हो, किसका सेंस हो, जैसे अगर कोई कुआं है, अगर कोई क्या है, कुआं है, इस कुआं में अगर कोई बाहर से कोई चीज अंदर गिर रहा है, तो इसमें मेढक वगैरह कोई चीज गिर रहा है, तो बताइए अरे बाबू इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनटू। तो कह रहा है ही मतलब उसने, थ्रू माने फेंका, ए स्टोन माने एक पत्थर, कहाँ, नदी में। तो जब गति का सेंस होता है तो वहां इन लगता है कि इनटू लगता है, इन नहीं लगता है, ऑन नहीं लगता है, टू नहीं लगता है, क्या लगता है, इनटू। तो ही थ्रू ए स्टोन इनटू द रिवर, इसका अर्थ हो जाएगा उसने नदी में एक पत्थर फेंका। थ्रो माने फेंकना, और थ्रो का भी V2 जो होता है वो थ्रू होता है, थ्रो का V2 क्या होता है, थ्रू होता है। थ्रो माने फेंकना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, आप याद रखिएगा अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है या बुरा होता है, मतलब वीक होता है या क्या होता है, माने स्ट्रांग होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप याद रखिएगा गुड के साथ, सुनो बाबू, गुड के साथ या बैड के साथ अगर सब्जेक्ट का बात हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट लगता है। प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट लगता है। इसका मतलब होता है दक्ष होना या निपुण होना या अच्छा होना, दक्ष होना, निपुण होना या अच्छा होना। तो कह रहा है कि माधव जो है वो इंग्लिश में क्या है, अच्छा है, तो गुड एट होगा, गुड एट इंग्लिश। इन नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा, क्या लगेगा बाबू, ये चैप्टर कौन सा है बताइए जरा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजिशन। प्री मीन्स प्रीफिक्स एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। इट मीन्स प्रीपोजिशन इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, कई बार हम आपको बता चुके हैं। प्लेसेड बिफोर नाउन और प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सुनो बाबू, कह रहा है कि निधि डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टू हर हस्बैंड होगा, क्या होगा, टू हर हस्बैंड। आप याद रखिएगा फ्रॉम नहीं होगा, एंड प्रीपोजिशन थोड़ी ना होता है, आप याद रखिए। क्या हर के साथ कभी एन लगेगा जी, नहीं लगेगा। तो निधि डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। वरीड का मतलब होता है वरीड, इसको वरीड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, वरीड का मतलब चिंतित, वरीड मतलब चिंतित। वरीड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो अबाउट। आप याद रखिएगा दो वर्ड आपको याद रखना है, एक वरी और एक एनक्सस, ये दो वर्ड याद रखना है। वरी और एनक्सस के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, अबाउट। चिंतित होना को लेकर के चिंतित होना, तो कह रहा है कि आई एम वरीड, कह रहा है अबाउट एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा को लेकर के क्या हूँ, चिंतित हूँ। तो वरीड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, अबाउट लगेगा, वरीड के साथ अबाउट। कोई दिक्कत आपको, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। यहाँ पे आप याद रखिएगा मिस स्पेल्ट वर्ड को आपको याद रखना है, 4-5 चैप्टर आपको याद रखना है। एक तो वाय से क्वेश्चन पूछेगा, एक नारेशन से, एक प्रीपोजिशन से, किसे, प्रीपोजिशन से, एक मिस स्पेल्ट वर्ड में स्पेलिंग टेस्ट से पूछता है। एक एंटोनिम पूछेगा, एक सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम और सिनोनिम। ये सब चैप्टर को आप लोग माइंड में रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। बाकी और भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, कम पूछता है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। चलो बाबू देखो, पहला चीज है कैरेक्टर। क्या है कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्र या पात्र। सुनिए, इस दुनिया में सबसे महत्व किसी चीज को दिया गया है तो वह है आपका कैरेक्टर। क्या है कैरेक्टर, सुनिए
देखिए, एक शरीफ घर की जो लड़की होती है, जो गरीब घर की लड़की होती है, चाहे वो कितना भी सस्ता कपड़ा पहने, कितना भी सस्ता कपड़ा पहने, और उसका चरित्र अगर अच्छा है तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता है। आप देखिएगा कि जो डांसर्स होती हैं, डांसर्स मतलब क्या, नर्तकी, जो आपके यहाँ बिहार में ऑर्केस्ट्रा बहुत चीज़ फेमस है, हर चीज़ में ऑर्केस्ट्रा चलता है कि नहीं चलता है। वह जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली जो लड़की होती है वो बहुत महंगा कपड़ा पहनती है, बहुत महंगा कपड़ा पहनती है, लेकिन देखिए उसके कपड़े का और उसके इज्जत का कोई मायने नहीं रखता है। कोई मायने रहता है? नहीं रहता। क्या लोग उसको अच्छे दृष्टि से देखते हैं? भले ही वो कितने महंगा ड्रेस पहने रहती है, लेकिन कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। क्योंकि देखिए, एक गरीब घर की लड़की के पास उसका कैरेक्टर सेफ होता है, लेकिन उन लोगों का कैरेक्टर सेफ नहीं होता है। तो कहा गया है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट वंस कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? मनी इज लॉस्ट का मतलब, सुनिए, मनी इज लॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर पैसा आज आपके पास नहीं है तो आप उसको कल भी कमा सकते हैं। कमा सकते हैं कि नहीं? हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। आपके शरीर में अनमोल रत्न है, रत्न बोले तो अंग। अगर आपका जैसे एक आंख नहीं रहा तो एक आंख से भी काम चला लेंगे ना। एक हाथ नहीं रहा तो एक हाथ से भी काम चला लेंगे लोग, लेकिन जितना प्रॉपर तरीके से दोनों चीज काम करता है उतना प्रॉपर चीज से आपका काम नहीं करेगा। तो स्वास्थ्य, आप जानते हैं ना, स्वास्थ्य ही धन होता है। तो स्वास्थ्य में से अगर कोई चीज, एक चीज बिगड़ गया तो अपने जीवन का कुछ चीज आप गंवा देते हैं। लेकिन अगर आप चरित्र को गंवा बैठते हैं, किसी के साथ कोई भाग गया, समझ रहे हैं ना, किसी के साथ कोई भाग गया, अब वो धब्बा जो है ना, मिटाने से वो कभी मिटने वाला नहीं। अच्छा, अक्सर आप देखिएगा आज के समय में हम तुम राजी तो क्या करेंगे पाजी समझ रहे ना, पापा जी। तो आप याद रखिएगा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपना आशियाना अपनी मर्जी से बनाते हैं। आप जिसे चूज करते हैं वो बेस्ट होता है, लेकिन पापा जिसको चूज करते हैं वो यूनिक होता है। बेस्ट और यूनिक में अंतर होता है। बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, सुनिए, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके। कभी भी किसी व्यक्ति का जीवन में एक ही बढ़िया दोस्त नहीं होता, उसके 2-4 गो दोस्त होते हैं, लेकिन किसी के जीवन में 2-4 गो हस्बैंड कभी नहीं होता है। हस्बैंड हमेशा एक होता है। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? हस्बैंड एक होता है, फ्रेंड 4 हो सकता है, लेकिन क्या हस्बैंड 4 हो सकता है? तो पापा जिसको सेलेक्ट करेंगे वो यूनिक होगा। सुनो, यूनिक का मतलब बताओ। यूनिक का मतलब अनोखा। अनोखा का मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। तो आप याद रखिएगा, कैरेक्टर का जो स्पेलिंग होता है बाबू, सुनिए, 87 नंबर देखेंगे, कैरेक्टर का स्पेलिंग। आप में से कोई एक आदमी बताएंगे, खड़े होकर के बताना है, कैरेक्टर का स्पेलिंग क्या होगा? बोलिए। CHARACT। कहा जाता है कैरेक्टर इज क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ। देखिए, अगर सुंदर कोई महिला हो, देखने में खूबसूरत हो, तो वो गहना नहीं भी पहनेगी ना कभी भी अच्छी लगेगी। और जिसका शकल सूरत किसी गत का ना हो और वो पूरा गहना से दब कर मर भी जाएगी ना, तभी वो देखने में खूबसूरत नहीं हो। लेकिन अक्सर आप देखिएगा, जो लड़कियां सुंदर नहीं होती है उसको गहना का सबसे ज्यादा शौक होता है। सुंदर आदमी को क्या कहा जाता है कि सुंदरी को सौंदर्यीकरण की जरूरत नहीं होती है। बात समझ? पुटी पेंट का जरूरत किसको होता है? पुटी पेंट का जरूरत किसको होता है? सबको होता है। जिसको पुटी पेंट का जरूरत नहीं हो, मेकअप होता है। कैरेक्टर का स्पेलिंग बताइए। CHARACT। अच्छा, ER होता है कि OR होता है? OR नहीं होता है, OR नहीं होता है। कैरेक्टर कभी के से शुरू नहीं होता है, कैरेक्टर C से शुरू होता है। CHARACT। आंसर क्या होगा? C। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? चरित्र। फिल्मों में भी कैरेक्टर होते हैं, किसी ड्रामा में कैरेक्टर होता है तो वहाँ चरित्र न बोल करके क्या बोलते हैं? पात्र। जैसे ढहते विश्वास का कैरेक्टर कौन है? लक्ष्मी। कौन है? दही वाली मंगम्मा। है, आप सुने होंगे, सुनिए, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, यूनियन।
यूनियन का नाम सुने आप लोग? यूनियन का सिनोनिम्स यूनिटी होता है, और यूनिटी का सिनोनिम्स जो होता है सोलिडेरिटी होता है। सुनिए, तो जो मीनिंग एकता का कोई वर्ड होता है। सुनिए, यूनियन भी होता है, यूनिटी भी होता है, और सोलिडेरिटी भी होता है। तो इसमें सोलिडेरिटी का स्पेलिंग क्या है? SOLIDARITY। जो मीनिंग यूनियन का होता है वही मीनिंग इसका होता है। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। एक होता है जीविका। क्या होता है? इस वर्ड का अर्थ होता है जीविका, जीविका। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, इसको ना, इसका उच्चारण दो तरीके से होता है। आप देखिएगा, इसको हम लोग लाइव भी पढ़ते हैं और इसको लीव भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अगर रहना होगा लीव, अगर किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखना होगा, रूप से देखना, जैसे लाइव क्लास। लाइव क्लास में आप, लाइव क्लास में क्या करते हैं? अपनी आंखों से किसी चीज को क्या करते हैं? देखते हैं। तो जीविका है, जीविका, इसको लिवलीहुड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? लिवलीहुड पढ़ा जाता है। सही ऑप्शन क्या है? LIVELI होता है। ठीक है, HOOD होता है, Y नहीं होता है बाबू, आप याद रखिए, Y नहीं होता है। क्या होता है? I होता है। तो LIVELIHOOD, इसका अर्थ क्या होता है? जीविका। जैसे जो व्यक्ति कुछ काम करके अपना जीवन यापन करता है, जिससे कुछ अर्निंग होती है, वह उसकी लिवलीहुड होती है। जैसे हम अपना अगर जीवन आप लोगों को पढ़ा करके, टीचिंग करके और अब अपना जीवन यापन कर रहा है, तो मेरा प्रोफेशन या मेरा लिवलीहुड क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जो होता है उसकी लिवलीहुड होता है कि वो किसी पेशेंट का क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है ना। तो जीवन यापन का मतलब है जिससे आपकी जीविका चलती है, उसी को लिवलीहुड कहा जाता है। नेक्स्ट है पेकुलियर। पेकुलियर का जो सिनोनिम्स होता है वो स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब। क्या होता है? अजीब। इसी को हम लोग अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत। पेकुलियर का जो स्पेलिंग होता है वो PE, ठीक है, CULIAR। क्या पढ़ते हैं इसको? पेकुलियर। इसका अर्थ होता है अद्भुत। क्या होता है बाबू? अद्भुत। इसी को स्ट्रेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी क्या होता है? अद्भुत होता है। और पेकुलियर का मतलब भी अजीब या अद्भुत होता है। एक होता है आपका पड़ोसी। क्या होता है बाबू? पड़ोसी। पड़ोसी को नेबर पढ़ा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग नेबर बोलते हैं। नेबर, 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 नाइबर नहीं पढ़ा जाता, याद रखिएगा। नाइबर नहीं होता है, नेबर पढ़ते हैं। अब आप याद रखिएगा, नेबर का दो स्पेलिंग होता है, एक NEVER, तो इसका अर्थ हो जाएगा कभी नहीं, कभी नहीं। हालांकि इसको लोग नेभर पढ़ते हैं, जो कि क्या है? गलत है। नेभर कोई वर्ड नहीं होता है, नेभर कोई वर्ड होता ही नहीं है, वर्ड होता है नेवर। अब इसका दो मीनिंग होता है। अगर नेबर में देखिए NEIGHBOUR दिया है, आंसर इसका क्या होगा? डी। नेवर का स्पेलिंग होगा NEIGHBOUR। नेवर मीन्स होगा पड़ोसी। क्या होगा? पड़ोसी या पड़ोसिन। पड़ोसी या पड़ोसिन, ये आपका कॉमन जेंडर है। पड़ोसी भी हो सकता है और पड़ोसिन भी है। जैसे थीप, चोर भी होता है और चोरनी भी होती है, चोरनी भी होती है। मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन का स्पेलिंग क्या होगा? MAINTAIN, मेंटेन होता है। ठीक है। ट्रबल, ट्रबल का स्पेलिंग बताइए। TROUBLE। ट्रबल मीन्स क्या होता है? समस्या, समस्या। मेंटेन का मतलब होता है कमी पूरा करना। मेंटेन का मतलब किसी चीज की कमी पूरा करना, एडजस्ट करना। अब हम लोग आ गए कहाँ? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो हम आपको बहुत सारा ट्रांसलेशन बताए थे, नहीं बताए थे? बहुत सारा ट्रांसलेशन आप याद रखिएगा। आपको शुड का प्रयोग बताए थे ना। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ चाहिए रहेगा, शुड लगेगा, और चाहिए था आ जाएगा, चाहिए था आ जाएगा, तो इस था के लिए क्या लग जाएगा? हैव। इस चाहिए के लिए क्या लगेगा? शुड। तो शुड हैव जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तो तुम्हें का यू। चाहिए रहेगा तो शुड, था रहेगा तो हैव, नहीं रहेगा तो नॉट, जाना का
आप याद रखिएगा शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, गो का भी 3, शुड हैव गॉन। ट्रांसलेशन क्या होगा? यू शुड नॉट हैव गॉन। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव गॉन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। ऐ सुनो बाबू, चलो बताओ, एक जज को ईमानदार होना चाहिए। ऐ बताइए जज का हिंदी क्या होता है जी? जज का हिंदी न्यायाधीश। किसने बताया? आशा। आशा, लेकिन तुम लोग आशा का मजाक बनाती हो। धन्यवाद, स्पेशली आशा को बहुत बहुत मेरे तरफ से दिल से आशीर्वाद है। ऐसे ही बताते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। आशा बोलती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम आज तक नहीं पहचान पाए कौन आशा है, किधर है। अच्छा, दोनों जो बहन है। ओ चलिए यहाँ पे देखें। ऐ बताओ बाबू, न्यायाधीश, न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? न्यायाधीश को जज कहा जाता है। न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? जज। आप याद रखिएगा, संविधान का नाम आप लोग सुने होंगे। देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाया गया है उस नियम को संविधान कहा जाता है। आप याद रखिएगा, पूरी संविधान को यानी कि पूरे देश को 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में? कितने भागों में? 3। एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? लोकसभा। एक होता है राज्यसभा, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। समझिए, जितना ताकत लोकसभा का है, जितना ताकत राज्यसभा का है, उतना अकेले ताकत किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो आप सुनिए, सभा को इंग्लिश में हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? सभा को सदन भी कहा जाता है, हाउस को सदन भी कहा जाता है और सभा भी कहा जाता है। तो ये हाउस जो होता है ना, सुनो बाबू, ये जो हाउस होता है, देखिए आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान में किसी एक व्यक्ति को पूरा ताकत नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि गोपालगंज का डीएम माने अगर कोई है तो डीएम को पूरा ताकत है कि गोपालगंज बेच के चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये मान लीजिए कि बिहार का कोई सीएम है तो ऐसा नहीं है कि बिहार को बेच के चल जाएगा। माने कहने का मीन्स ये है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले किसी भी व्यक्ति को इतना पावर नहीं है जो कोई काम कर सके। यहाँ पे हर आदमी को थोड़ा थोड़ा पावर दिया गया है, पूरा पावर किसी के पास नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि जो वार्ड होता है, सबसे नीचे स्तर का जो वार्ड होता है, उससे ज़्यादा पावर जो होता है मुखिया के पास होता है। अब मुखिया से ज़्यादा पावर जो होता है वो प्रमुख के पास होता है, समझ रहे हैं ना। अब प्रमुख से ज़्यादा पावर जो होता है बीडीओ के पास होता है, सीओ के पास होता है, समझ रहे हैं ना। और सीओ से ज़्यादा पावर डीओ को होता है, और डीओ से ज़्यादा पावर जो होता है सेक्रेटरी का होता है। किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। और सेक्रेटरी से भी ज़्यादा पावरफुल आपका ये सब है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब ज़्यादा पावरफुल होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अकेले फैसला मतलब कोई उसको साबुत मिलेगा तभी फैसला सुनाएगा। अकेले कैसे सुनाता है? लॉयर होता नहीं है, वकील होता है कि नहीं? बताइए। हाँ बोलिए। कह रहा है कि एक जज को ईमानदार होना चाहिए, तो एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए, जज। जज को जज लिखेंगे। कह रहा है होना चाहिए तो मस्ट बी, ईमानदार का ऑनेस्ट। कह रहा है कि ए जज मस्ट बी ऑनेस्ट। अच्छा, जज का स्पेलिंग बताइएगा। JUDGE। इसमें आप याद रखिएगा डी साइलेंट होता है, इसी का उच्चारण होता है। ये इतना यू और क्या डी दोनों साइलेंट होता है। जॉ आ जॉ, बात समझ रहे हैं ना। जज को हिंदी में जज। बताइए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। सुनो, जरूरत का इंग्लिश होता है नीड। जरूरत का इंग्लिश क्या होता है? नीड। आप याद रखिएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वरी का कोई इसमें जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यू नीड नॉट वरी। वरी मतलब घबराना या चिंतित होना। घबराना या चिंतित होना। नेक्स्ट देखिए बाबू, हल्ला। यहाँ पे समझिए, ये आप याद रखिएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम कई बार आपको बता चुके हैं। बताओ सिनोनिम्स, ये क्या पढ़ेंगे इसको? सिनोनिम्स
बहुत सारे लोग इसको साइनोनिम्स पढ़ता है, साइनोनिम्स नहीं होता है, सिनोनिम्स होता है। प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सिनोनिम्स नॉट साइनोनिम्स। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। इसका सिनोनिम्स होता है रिफ्यूज। क्या होता है? रिफ्यूज। इसका एंटोनिम्स होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। और रिफ्यूज मतलब इनकार करना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? डिनाई। तो देखिए रिगेन नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब इनकार करना और डिनाई मतलब ही इनकार करना। तो सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिसका मीनिंग क्या हो? सेम हो। सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को क्या कहेंगे? सिनोनिम। अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को क्या कहेंगे? एंटोनिम्स कहेंगे। बाबू ऐसे सुनो, रिनाउन का अर्थ होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध जो होता है इसका सिनोनिम्स होता है फेमस। क्या होता है? फेमस। ठीक है, क्या होता है? फेमस होता है। तो आप याद रखिएगा FAMOUS, फेमस मतलब प्रसिद्ध या मशहूर। प्रसिद्ध या इसका एक और सिनोनिम्स होता है इमिनेंट। इमिनेंट प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर। फेमस का सिनोनिम से क्या होता है? इमिनेंट। इमिनेंट और देखिए 3 वर्ड्स है जिसका मीनिंग कौन भन बना रहा है सब्जी? प्रसिद्ध को 3 वर्ड से जानेंगे, एक रिनाउंड, एक जानेंगे फेमस और तीसरा इमिनेंट। क्या? इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? अर्बन का मतलब होता है अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल मीन्स होता है ग्रामीण। ग्रामीण और शहरी। तो इसका अपोजिट बताना है। तो बताइए अर्बन का क्या होगा? रूरल। रूरल मीन्स रूरल मीन्स ग्रामीण। अर्बन मीन्स शहरी। फॉरेनर मीन्स विदेशी। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए क्वाइट मीन्स होता है शांत, शांत। और वायलेंट मीन्स होता है अशांत, अशांत। वायलेंट माने जो व्यक्ति शांत न रहे, अशांत। समझ रहे हैं ना? शांत और अशांत, शांत और अशांत। इसमें दशमलव प्रसार भी आप लोग पढ़े होंगे। शांत, दशमलव प्रसार और होता है ना, शांत और अशांत। खत्म। लक्ष्मी, वेयर इज लक्ष्मी? चलिए लक्ष्मी को देख लें। नाम भी लक्ष्मी और काम भी लक्ष्मी। आंसर नहीं दिखा है? धन्यवाद। बिल्कुल आंसर नहीं दिखाएंगे। अरे रुको ना, आंसर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ढाते विश्वास। सुनिए, इस कहानी के लेखक है 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता। ये अपने यहाँ का नाम नहीं है। जैसे अपने यहाँ का अभी डीएम, वर्तमान डीएम है ना, उनका नाम है प्रशांत कुमार CH। क्या नाम है? हाँ, जैसे बाला मुर्गंडी D। आप देखेंगे कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हमारे यहाँ के नहीं होते हैं। हमारे यहाँ का नाम होता है मोहन, सोहन, रोहन, रमेश, सुरेश। देखिए ढाते विश्वास कहानी के जो कहानीकार हैं उनका नाम है 7 कोड़ी होता। कथाकार कौन है? 7 कोड़ी होता। आप याद रखिएगा, ये कहानी जो है उड़ीसा की कहानी है और उड़ीसा की जो भाषा है वो उड़िया है। उड़ीसा की भाषा क्या है? उड़िया। उड़ीसा में बाढ़ की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। जैसे बिहार में भी बाढ़ आप लोग देखते हैं। नेपाल हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके चलते हम लोग बर्बाद हैं। क्या है? बर्बाद है। बाढ़ आती है, पानी होता है वहाँ, बाढ़ आती है। सुनो, क्वेश्चन कहेगा, क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा ढाते विश्वास कहानी के कथाकार कौन है? और कह रहे 7 कोड़ी होता कथाकार है। तो कहाँ के हैं? उड़िया के। आंसर क्या हो जाएगा? हम जा रहे हैं।
सुनिए, कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है जी? अब दही वाली मंगमा में मंगमा। नेक्स्ट देखिए, तू लोगों को बेचैनी हो जाता है जी। स्कूल बंद है ना जी? स्कूल बंद नहीं है? स्कूल 10:30 से हो गया है। मारेंगे अभी, कल ही का पेपर में निकला हुआ है, डीएम का आदेश हो गया है, दरवाजा बंद कर दो। सुनिए, कह रहा है कि बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ की जो समस्या है, कह रहा है कि किसके केंद्र में है, किस कहानी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास। इसमें किसकी समस्या बताई गई है? बाढ़ की समस्या। याद रहेगा? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विपत्ति अकेले न आकर के संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ का है? ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास जो है वो किस भाषा से लिया गया? उड़िया। कहाँ की भाषा है? उड़ीसा की है। उड़ीसा की भाषा क्या है? उड़िया। कल हम आपको इसका समरी बताए थे, समरी बताए थे। अच्छा, समरी जान करके कोई ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लोग तो धड़ धड़ बनेगा, इसीलिए पहले हम लोग समरी देख लेंगे और समरी के बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सब कहानी याद हो जाएगा। सुनिए, आगे बढ़े। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बड़े पुत्र का नाम अच्युत। गुणनिधि कहाँ पढ़ता था जी? कटक में। लक्ष्मण कौन था? गुणनिधि का पति। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण, कोलकाता में नौकरी करता था। धर्म कर्म नहीं चलता था ना। कौन है जी? B.R. नारायण। नहीं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। B.R. नारायण तो वो है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र होगा जी। कौन होगा? कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सुनो बाबू, यह भले ही उड़ीसा की कहानी है लेकिन हिंदी में रूपांतरण करने का काम राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा? हाँ, बिहार। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा की भाषा है। उड़ीसा की भाषा उड़िया। हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है जी, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। सुनिए, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के? वही तो है ना जी, एक चीज हुआ। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई? महानदी या महानंदा? महानदी या महानंदा? याद रहेगा? चलो, बी आंसर हो जाएगा। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कहाँ से लौटा था? कटक। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत करने में लगा हुआ था? कौन? गुणनिधि। कौन? गुणनिधि। ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? उड़िया। उड़िया है, उड़िया। नेक्स्ट, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? दलेई। आपको बताए थे ना, दलेई जो बांध था, इसी बांध के नीचे जो है किसका घर था? लक्ष्मी। दलेई हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। बानवा तो बानवा ऊपरे ना रहता है कहीं, बांध पर घर किसी का थोड़ी ना होता है, बांध के नीचे ही घर होता है। बानवा ऊपर था, घरवा नीचे था। ढहते विश्वास कहानी में कहानीकार कौन है? सात कोड़ी होता। हालांकि इसको हिंदी में अनुवादित करने का काम किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। लक्ष्मी कौन थी? दीन मतलब गरीब होता है। दीन का मतलब गरीब। दीन मतलब गरीब। एक गरीब महिला थी जिसका गुजर बसर पति के पैसे से नहीं
भरण पोषण के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करना। आंसर बी हो जाएगा। क बीघा, 1 बीघा में है, 1 बीघा में कितना काठा? जमीन कितना था? 1 बीघा बराबर 20 काठा, और 1 काठा बराबर 20 धूर, और 1 एकड़ बराबर 27 काठा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंड फास्ट। और भी है क्या जी? लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? ये हो जाएगा माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव। आंसर क्या हो जाएगा? ए। खत्म। कोई दिक्कत आपको? 2 चैप्टर पढ़ा दिए। दही वाली ढाते हैं, कोई दिक्कत आपको? क्लास है? सुनिए, जिसको स्कूल जाना है वो जाएंगे। पहले अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कुछ और देखने वाले हैं हम लोग। सुनिए, the space for living. ए बाबू, हम सोच रहे हैं तुम लोग को बहुत पढ़ा दें हम। थोड़ा इसको पॉज करो, तो सेव कर दो।